आना तीर आना रे मेरे गुरु धोरे जाना, अरे जाके ये बतलाना चेले आलिए हो, जाके ये बतलाना चेले आलिए। और बाबा भीष्म गुरु द्रोण ते जाकर के प्रणाम कहिए, चरण छू के उन बूढ़ा ते कहानी तमाम कहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राकेश पवार, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं जिनका नाम है नरदेव बेनीवाल। दोस्तों, आप रागनी जगत में एक अलग पहचान रखते हैं। आप एक अलग तरीके की रागनी के क्षेत्र में गाते हैं। तो ऐसी महान शख्सियत आज हम बात करेंगे, जानेंगे उनका जीवन सफ़र और रागनी के क्षेत्र में जो एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है, उन सब तमाम बातों पर बेनीवाल साहब से बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं बेनीवाल साहब से। बेनीवाल साहब नमस्कार। नमस्ते, राकेश पवार जी का स्वागत है पलवल की भूमि पर। थैंक यू भाई साहब। और रेपुटेशन मीडिया के भी सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्ते, प्रणाम। और आप सबसे अनुरोध है कि रेपुटेशन मीडिया जो आज की डेट में कार्य कर रहा है वो सराहनीय है। आप रेपुटेशन मीडिया को सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई राकेश पवार जी का साथ दें। राकेश भाई, पुनः आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेनीवाल साहब ने लास्ट वाला काम पहले ही कर दिया है। तो बेनीवाल साहब, आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? पवार साहब, मेरा गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मथुरा, थाना कोसी कला, कामर। कामर जी, कामर गांव है आपका। हाँ। ओके, ये कोशी कामा वाला वही रोड है, वो अलग नहीं है? वो अलग कोसी से बठेन गेट होते हुए, बठेन गेट से बठेन, हुलवाना और कामर। जी जी जी, एक अलग रूट है। अलग रूट है। ओके। शनिदेव पे कभी आप? हाँ, मैं गया हूँ शनिदेव। उधर वाला नहीं, एक रूट अलग है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक। तो बेनीवाल साहब, परिवार में कौन कौन लोग हैं? राकेश भाई, पिताजी तो 35 वर्ष पहले इस दुनिया से चले गए जी। माँ हैं, 2 सिस्टर हैं, हम 2 भाई हैं। दोनों भाई शादीशुदा हैं जी। और आपके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। ओके, तो आप बड़े हैं? हाँ, मैं बड़ा हूँ, मुझसे छोटा भाई है। सिस्टर दोनों बड़ी हैं मुझसे। आपसे बड़ी हैं? जी 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 जी। तो आपकी एजुकेशन, शिक्षा गांव में ही रही या कहाँ हुई? मैं 8वीं क्लास तक अपने गांव में पढ़ा जी। फिर क्योंकि 9वीं के लिए गांव में कोई व्यवस्था नहीं थी जी, तो ब्रजखंड इंटर कॉलेज पड़ता है बठेन कला। जी। बठेन कला लगभग 8-7 किलोमीटर दूर है। कोई गांव ही है या ये कोई टाउन है छोटा? नहीं, गांव है। ओके, गांव। ब्रजखंड इंटर कॉलेज जी। वहाँ पे मैं +2 तक यानी कि 12वीं तक वहाँ पे पढ़ा। जी। तो 12वीं के बाद आगे आपने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की? नहीं, फिर का मेरी तो 10वीं में तो शादी हो गई थी। अच्छा, शादी जल्दी। हाँ, और फिर ईश्वर की ऐसी कृपा हो गई कि मैं ये मानिए कि 1994 से जी 1990 में मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। 93 से ही शुरू हो गया था इस लाइन में, और 94 से तो काफ़ी, और 96 से फिर बहुत ज़्यादा। जी। 98-99 में शादी हो गई थी। तो फादर कैसे, बीमार थे या कोई ट्रेजेडी? नहीं, मेरे फादर एक होटल में, एक फैक्ट्री थी, उसमें मैनेजर थे जी। और काफ़ी पढ़े लिखे थे। राकेश भाई, अभी भी मैं जब उनकी राइटिंग देखता हूँ तो मैं रोने लग जाता हूँ जी। थोड़ा सौभाग्य मिला उनका। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट में सिर में चोट लगी और उसकी वजह से वो 8-10 दिन हॉस्पिटल रहे। फिर वो एक्सपायर हो गए। ओके। तो बड़े घर में आप ही थे, तो गांव में खेती वगैरह? काफ़ी खेती है। खेती है, मतलब सब एग्रीकल्चर से सारी चीज़ें हैं। तो खेती की आपने कभी? नहीं, गाँव में खूब किया है। अच्छा। पिताजी के जाने के बाद छोटा भाई तो बिल्कुल मेरी माँ की गोद में ही था जी। 8-9 महीने का था वो, बस मात्र। आपकी क्या उम्र रही होगी जब? 81 का जन्म है मेरा जी। 8-9 90 में चले गए तो मैं 9 वर्ष का था उस 9 समय। वर्ष के थे। हाँ। तो छोटे ही रहे हैं। तो घर जॉइंट फैमिली थी परिवार में या? नहीं, जॉइंट फैमिली। आज भी हम दोनों भाई जॉइंट रहते हैं जी। और चाचा ताऊ आपके? मेरे पिताजी 2 भाई थे, तो बड़े मेरे फादर थे, छोटे मेरे चाचा जी थे,
वो भी इत्तेफाक से जॉइंट फैमिली रहती थी, लेकिन उनका भी थोड़े दिन बाद एक्सीडेंट ही हो गया और वो भी एक्सीडेंट में ही ख़त्म हो गए। अच्छा, वो भी एक्सीडेंट में? हाँ, उनके भी 2 बेटे, यानी कि हमारे जो मेरे पिताजी हम उनके 2 हैं और 2 ही सिस्टर हैं, और छोटे वाले जो चाचा जी उनके भी 2 बेटे और 2 बेटी। 2 बेटी, मतलब सेम है। हाँ हाँ। तो 12th के बाद गांव में खेती वगैरह तो आपने की ही होगी, तो फिर ये रागनी के क्षेत्र में कैसे आए, इसका क्या रहा? मैं तो सर 1996 में, जी, आपको याद हो तो चुनाव हुआ था लोकसभा का। जी, लोकसभा का हुआ था 96 हाँ, तो उस लोकसभा के चुनाव में मैं पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में घूम लिया था। और फिर ईश्वर की कृपा ऐसी रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे गांव का और क्षेत्र का इतना प्यार रहा, क्योंकि पिताजी नहीं थे ना, तो मेरे चाचा ताऊ, बल्कि मेरी चाची ताई, सबका इतना स्नेह था कि मैं बयान नहीं कर सकता था। मेन बात तो यह है कि मेरे गांव का और मेरे इलाके का ही देन है कि मैं गायक बन गया, नहीं तो विधवा का लड़का तो ज्यादातर बिगड़ जाता है। हाँ, नहीं तो मतलब ये इसकी शुरुआत कैसे हुई है, कैसे मतलब इस लाइन में आपका पहले से कोई विचार था या आप रागनी गाते थे, कुछ किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? मैं तो सर वैसे मैथ का टीचर बनना चाहता था। मैथ का टीचर बनने? मैं मैथ का टीचर बनना चाहता था। हाँ। और मैथ मेरी बहुत अच्छी थी जी, बहुत अच्छी थी। तो आपने 12th के बाद शादी होने की वजह से कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, शादी तो 10वीं के पेपर ही दिए थे। यानी कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी। 25 अप्रैल को मेरा पेपर था लास्ट जी, और 7 बजे से 10:30 बजे तक पेपर दिया जी, मॉर्निंग, और शाम को मेरी लगन आई थी। शाम को लगन, कोसी कला में पेपर दिया, 10-12 किलोमीटर गांव, शाम को आके लगन चढ़ गया। फिर मैंने 11वीं और 12वीं तो रेगुलर नहीं की जी। अच्छा, प्राइवेट उसमें? हाँ, क्योंकि उस समय काफी गाने लग गया था। और फिर 1996 के चुनाव से एक अच्छी ऐसी पहचान बनी कि पलवल, फरीदाबाद, मथुरा, भरतपुर, ये जो मेरे समीप जो डिस्ट्रिक्ट लगती थी, यहाँ के जो नेता लोग थे, पहले लड़कियों का इतना नहीं था जी, जेंट्स ही रहते थे। हम तो गांव के सुनीता पांचाल वगैरह या मंजू शर्मा भी शायद बाद में आई, मतलब ना के बराबर मानिए, के बराबर ही थे। तो पहले हम लोग गाते भी रसिया थे। अच्छा, रागनी तो बाद में स्टार्ट किए। आपके जो क्षेत्र ये मथुरा वाला क्षेत्र, उस समय रागनियों का था ही नहीं जी जी जी, और ना रागनियों को कोई लाइक करता था। और जो मटके वाली रागनी, आज मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उस समय हमारे क्षेत्र में मटके वाली रागनी को तो कोई 100 रुपए भी देना उन्हें तब भी सुन के राजी नहीं थे। रसिया, चौफी जिन्हें बोलते हैं, और रामलीला, रासलीला, क्योंकि मथुरा ब्रिज है तो इस चीज का बहुत ज्यादा वो था। तो आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई यहाँ, मतलब इस क्षेत्र में? आप 96 में तो बता रहे हैं आप फेमस हो गए, लेकिन स्टार्टिंग दौर कैसे रहा है? 90 में पिताजी चले गए थे जी, तो 91 की बात है। मैं शायद 4th या 5वीं क्लास में था जी। हमारे गांव में अभी भी, आप जब मेरा इंटरव्यू कर रहे हो तो 2 दिन बाद एक रास का मेला है मेरे अपने गाँव में जी, तो वहां पे नाटक होती थी। ओके, नाटक का मंचन होता है 2-3 दिन, काफी अच्छा मेला लगता है, दंगल, कबड्डी, बहुत अच्छा जी। तो उसमें छोटे छोटे बच्चों से ईश्वर वंदना बुलवाई जाती है 3-4 जी। इत्तेफाक से उसकी 2 महीने रिहर्सल कराई जाती थी, तालीम लगाई जाती थी जी जी जी, रिहर्सल। तो एक बच्चा कम था, मैं वहां खड़ा होकर देख रहा था जी। तो एक मेरे दादाजी थे, उन्होंने कहा एक बच्चा कम है तो इसे खड़ा कर लो, बस यही एक पॉइंट था जीवन बदलने वाला, तो मैं खड़ा कर लिया। ईश्वर की ऐसी कृपा थी पवार साहब, मैं पढ़ने में ठीक था, माइंडली अच्छा रहा जी। मैंने वो साथ के साथ, मुझे कोई ABCD पता ही नहीं, लेकिन कैचअप करता गया। उनको लगा कि इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो उस लड़के को जो नहीं आया था उसको डरा धमका के ड्रॉप ही कर दिया और मुझे ही रख लिया। ओके, हाँ, फिर आपने वंदना की हो? हाँ, वो बच्चे 3-4 वंदना गाते थे हम जी। और फिर मुझे जब उनको और अच्छा लगा तो 3-4 गीत भी गवाए। ये पहली साल की बात है जी, बस 1 साल करके हो गया। अगली साल जब मेला आया, तो अगली साल मेला आया, मेले पे फिर वही कार्यक्रम होना था, 2 महीने की तालीम लगनी थी। मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी का नाम है किशन सिंह बेनीवाल जी, अब तो चले गए इस दुनिया से। तो बचपन कुछ इस तरह का राग में कभी बच्चों में नहीं खेला जी। जैसे ही अगली साल मेला आया तो फिर मुझे रख लिया, बोले अच्छा गाता है। जब टीचरों को पता चल गया था तो स्कूल में भी गवाना शुरू कर दिया था। 26 जनवरी, 15 अगस्त, और भी कोई फंक्शन हो या गांव में कोई फंक्शन हो रहा तो उसमें भी कोई नेता आ रहा हो तो बोले पहले 1-2 रागनी गा ले, भजन गा ले, रसिया गा ले, इस तरह के।
तो अगली साल मुझे नाटक में पाठ प्ले करने का भी वो दिया जी। और ये फिर ऐसा बढ़ता चला गया कि एक बार हरिश्चंद्र तारावती की नाटक होनी थी जी। तो उसमें जिसने तारावती का रोल करना था पहले हाँ भर ली, फिर मना कर दिया। तो एक मुरारी पंडित जी हुआ करते थे, वो हरिश्चंद्र खेल रहे थे, नौटंकी के बहुत अच्छे कलाकार थे, वो हरिश्चंद्र बन रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो हरिश्चंद्र तब बनूंगा जब मेरे लायक कोई तारा हो। जबकि मुझे रोहतास खेलना था उसमें जी। और मेरी इच्छा भी यही थी कि रोहतास में रोहतास खेलूं, बच्चा ही था। क्या हुआ, मेरे चाचा ताऊओं को बहुत विशेष प्यार था, तो उन्होंने कहा इसे बनाओ तारा, इसकी थोड़ी लेडीज टाइप की आवाज है, इसे तारा बनाओ। जबकि मुझे बहुत बुरा लगा वो जी, और इतना बुरा लगा मैं नहीं बनना चाहता था। तो मुझे खड़ा कर लिया जी। तो जो किताब बताता था वो पाठ बताता गया, लेकिन नामन से मैंने करता। 1-2 दिन वो तालीम में चलने के बाद मुरारी पंडित जी बोले भाई ऊंट की नाड़ को क्यों बकरी बांध रहे हो यार, कोई कलाकार हो तो ठीक है, नहीं तो। वो बात थोड़ी ना मेरे जो चाचा था तो उनको अच्छी नहीं लगी। जब तालीम खत्म होगी, रिहर्सल खत्म होगी रात को 11 बजे, तो सारे ने मीटिंग करके बोले भाई ऐसा तो ये तो पंडित जी ने अच्छी बात नहीं की। खैर मैं सो गया जाके। अगले दिन सुबह सुबह मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि हाँ कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी पढ़ने जा रहा हूँ। बोले पढ़ते ही मेरे पास आना है। और उन्होंने बिठा के मेरा कान पकड़ के ऐसे बोले ये हरिश्चंद्र तारावती की किताब रखी है, ये सारे पाठ तुझे लिखने तारावती के अभी जी, सारे काम छोड़ के, और तुझे तारावती का पाठ खेलना है। तो मैंने एक बार तो कहा मैं कि जी मैं तो रोहतास ही खेलूंगा। बोले चुप, बस फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आगे बात करें। तो वो मैंने सारे लिखे। लिखते लिखते मैं इतना भावुक भी हो गया काफी। और कहने का मेरा मतलब ये है कि वो मेरा जीवन बदलने वाला पॉइंट था। अनेकों मेरे गांव के लोग तारा खेले हैं, मेरे जो गुरु लोग हैं, लेकिन उस वक्त की हरिश्चंद्र तारावती की नाटक फिर वो आज तक इतनी चली कि साल में जैसे 2-3 दिन नाटक होते तो एक दिन हरिश्चंद्र तारावती होती है। और वो अनेकों गांवों में और भी जगह गए, हम हिंडोन सिटी तक भी गए, वहां तक भी उस नाटक का हो रहा जी। बस फिर ईश्वर ने ऐसा हाथ पकड़ लिया कि तो रागनी ये जो आप रसिया वगैरह गाते थे, जो बेनवियाल आपके जो गुरु हैं, वो स्टार्टिंग उनकी वहीं से हुई या गुरु बाद में मिले? नहीं, उन्होंने ही शुरुआत कराई और लास्ट तक फिर वही गुरु आपको आगे बढ़ाते रहे? हाँ, तो वही रहे। नहीं तो अपने और कई साथी, राजवीर जी हैं, वो नाटक में रामलीला में रहते थे, उन्होंने मुझे हारमोनियम सिखाया, गाना भी सिखाया। जी। लेकिन राजवीर जी भी जो हमारे गुरुजी किशन सिंह जी, उनको अपना आदरणीय मानते थे जी। तो इस वजह से, हालांकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सामाजिक ज्ञान बहुत था, कविता भी खुद कर लेते थे, गाते भी थे, चौफई के अच्छे कलाकार रहे। तो बस उनकी कृपा होती चली। फिर रागनी की शुरुआत कैसे हुई? ऐसा था सर, उस समय कौशिंदर ऋषिपाल जी का दौर आया जी। तो कौशिंदर जी की आवाज को आज भी लोग पसंद करते हैं, ऋषिपाल जी की वार्ता को पसंद करते थे। संयोग ये मान लीजिए कि मुझे वहां जुड़ना था, मेरी प्रारब्ध में था जी। तो मैं उन रागनियों को लिखने लग गया जो वो गाते थे। हाँ, ओके। क्योंकि गांव में या मेरे बेनी वालों के बाहर गांव है उधर, फिर मेरा जो क्षेत्र है जहां भी चला जाए वो मुझे गवाते ही गवाते थे। वैसे ही बगैर हारमोनियम ढोलक के भी मेरे ब्रिजखंड इंटर कॉलेज पे हर शनिवार को मुझे गवाही लेते थे। सब टीचर प्रेम करते थे, सारे टीचर मुझे प्रेम करते थे जी। और बल्कि मैं आपको एक वाकया ऐसा बताऊं, मैं जब 8वीं क्लास में अपने गांव में पढ़ता था तो श्रीचंद मास्टर जी थे, वो हिंदी पढ़ाते थे जी। और वो बहुत ज्यादा मार लगाते थे, बहुत कड़क थे। तो जब मैं 6वीं क्लास में था जी, तो एक वो नहीं 6वीं क्लास में आता था वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, हाँ, वो था। ये पूरा है। उन्होंने कहा सभी बच्चों से, पूरी क्लास के, कल मुझे ये कंठस्थ याद चाहिए। हमारे साहब रियल बता रहा हूं, एक भी बच्चा कंठस्थ याद करके नहीं लेके गया, एक भी, पूरी क्लास में से। ये सच्चाई है। केवल मैं एक आदमी ऐसा था, क्योंकि मुझे डर था मारेगा, सबको पीटा। लेकिन वो कहानी बड़ी अच्छी थी, बंदोलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, ये पूरा। तो मैं बहुत, एक लाइन को मैं, जब मेरा नंबर आया सब पिट रहे थे, तो मैं वैसे ही घबरा गया उनको। तो जब मैंने पूरा सुना दिया, लेकिन आधी सी या एक लाइन में फिर भी भूल गया था। तो मुझे कहा इधर बैठ, एक डंडा तो तुझे भी लगा, हालांकि मुझे डंडा दिया नहीं,
तो बल्कि मेरी पीठ थपथपाई, बोले तू घबरा के भूल गया, बाकी याद करके लाया, मुझे भरोसा है आगे बढ़ेगा, ये भी कहा। तो इस तरह से मतलब मेरे गुरुओं का और जिन्होंने 10वीं में पढ़ाया या 9वीं में पढ़ाया, उनका सबका बहुत ज्यादा बहुत लोगों का सबका एफर्ट्स रहा, उनका साथ रहा। तो रागनी जब आप कौशिंदर और ऋषिपाल की जो गाई हुई रागनी है वो आप लिखने लगे जी अपनी, तो वो गाने भी फिर अपने आप ही लगे उनको, मतलब हाँ, कैसे उनकी की वो मुझे ना हारमोनियम बता दिया था मेरे उस्ताद कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, राजवीर जी भी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने मुझे हारमोनियम बता दिया था जी। और मुझे हंसराज जी जो हारमोनियम बजाते थे ना, वो जितनी मस्ती में बजाते थे मुझे भी ऐसा लगता था तुम भी उतनी मस्ती में बजाओ। थोड़ा वाले जो छोटे से, हाँ हाँ, तो मैं हारमोनियम मतलब एक शौक हो गया था, एक अंदर से जुनून हो गया था, हारमोनियम सीखता था, कौशिंदर ऋषिपाल जी की रागनी, फिर मुझे करमपाल मंजू जी की भी रागनी अच्छी लगने लगी। पहले तो वो कैसेट होती थी ना, टेप वाली, हाँ ऑडियो, मैं उनको लाता था, एक टेप लिया और उनमें सुनता था। बाकी मुझे वार्ता ऋषिपाल जी की और राम कुमार शर्मा जी, उनकी वार्ता को मैं सीखता था। कौशिंदर जी की जो गाते थे उस, कौशिंदर जी तो वार्ता करते ही नहीं थे, ऋषिपाल जी का ही ज्यादा रहता था। और इस तरह से फिर मेरे जहां मुझे दिक्कत आती थी मेरे गुरुजी बताते थे। आप जो रसिया वगैरह गाते थे, क्योंकि आपका ब्रज क्षेत्र है और रागनी एक्चुअली हरियाणा और वेस्टर्न यूपी राजस्थान का पार्ट ज्यादा रहा है, तो रागनी आपको अच्छी लगने लगी जो आप उस सेक्टर में गए, या कैसे? मतलब उसका एक कारण था, वो जो हम रसिया गाते थे वो तो केवल छोटे से एरिया में सीमित था जी, और एक होली के समय पे उनका ज्यादा क्रेज होता था। मेरे, आपने एक नाम सुना होगा, रावत इलेक्ट्रॉनिक्स कोशिकला जी, हाँ वो उनकी छाप लगती थी। मेरे बड़े भाई हैं और मेरे मौसी के लड़के हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा, बहुत ज्यादा सहयोग किया। तो उन्होंने ना, वो कंपनी वालों से अड़ जाते थे जब मुझे कुछ नहीं आता था, बोले नहीं मेरे यहाँ तो नरदेव की कैसेट बिकती है जी। तो फिर हंसराज जी, मंगत खां कुरैशी जी, मैं कम जानता था, मंगत खां कुरैशी जी बंचारी से बिलोंग करते थे, तो इलाके के होने को वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत बच्चा, मैं बहुत ऊंचा चिल्लाता था, उन्होंने कहा ऊंचा नहीं चिल्लाया करते, नीचा गा, मीठा गा। तो बस मैं उनकी बातों को मानता था। जो पुराने सिंगर हैं जो बिना माइक के गाते थे, अगर आज भी वो गाएं तो उनका टोन बड़ा हाई रहता है, हाई पिच रहती है ना, वो उनको आवाज तेज आवाज में गाने का वो था। आजकल माइक पे गाते हैं तो आज सॉफ्ट आवाज में भी लोग गाते हैं। हाँ ये तो हुआ है, लेकिन रागनी तो आज भी ऊंचे स्केल से गाई जाती है। उनका और भी माइक फाड़ने वाली स्थिति रहती है, उनका और भी ऊंचा स्केल। हमारे साहब कोई नहीं बताएगा। एक और आपको बात बताऊं, हारमोनियम आज भी वही है जो जब माइक नहीं होते थे तब जो हारमोनियम था, हारमोनियम आज भी वही है, स्केल आज भी वही है। लेकिन विचार करना मेरी बात पर, उस समय आज से 30-35 साल पहले आप जाओ, इतना शोरगुल नहीं था दुनिया में जितना आज है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, शोरगुल नहीं था तो इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, बिल्कुल इतना भौतिकवाद नहीं था, कुछ था ही नहीं, हो तो इतना लोगों के पास पैसा नहीं था, इतना क्रेज भी नहीं था। अब तो किसी व्यक्ति का अगर कोई बूढ़ी सी भैंस मर जाए या कोई, उस पर भी भंडारा करते हैं। पहले इतना लोगों के पास पैसा नहीं था, तो उन सबका मुझे देख देख के काफी जुनून आया। उस वजह से मुझे लगा कि ये रसिया का थोड़ा सा क्षेत्र कम है, तो रावत जी थे वो रसिया भी गवाते थे, फिर उन्होंने कहा रागनी गाना शुरू कर। फिर हमारे एक भुलवाना गांव पड़ता है होडल के पास, आदरणीय रामकिशन तंवर जी, उन्होंने मुझे बहुत रसिया दिए, बहुत मदद की जी। और फिर रागनी भी देने लगे, कुछ मैं इधर उधर से लिखने लगा। धीरे धीरे जब हरियाणा में थोड़ा सा इधर को आना हुआ तो फिर रसिया को मैंने कम कर दिया। आपने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए फिर रागनियों में आने का वो किया। तो ऋषिपाल कौशिंदर से पहली मुलाकात कब हुई? सर एक खावी गांव पड़ता है पलवल जिले के अंदर, तो उस समय इतने सुख साधन नहीं थे लोगों के पास। वहाँ के एक अपने हारमोनियम वाले हैं भाई साहब, उनके वहाँ पे बेटा हुआ था, वहाँ आए थे। तो मैं ये भी आपको बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। अपने मेरे गांव से और खामी गांव पड़ेगा कम से कम, ईश्वर झूठ न बुलवाए, तो 20 किलोमीटर जी। और जनाब बरसात हो रही थी उस दिन, मैं और मेरा ताऊ का लड़का, हम दोनों व्यक्ति 20 किलोमीटर पैदल गए, उन्हें देखने के लिए गए। और परली साइड से एक ट्रैक्टर मिल गया था, उसमें बैठ के आ गए, लेकिन थकान एक सेकंड की नहीं थी। बुलवाना के रामकिशन तंवर जी जो, वो भी मेरे गुरुतुल्य हैं, अच्छे कवि हैं। फिर वहाँ मुलाकात हुई उनसे? केवल सुन के आया। अच्छा, सुन के वो ऐसा था। उनसे ऋषिपाल जी से मुलाकात हुई सबसे पहले मथुरा में, किसान यूनियन का एक
प्रोग्राम था और उनकी डिमांड थी कि हरित प्रदेश या किसान प्रदेश उत्तर प्रदेश में अलग बनाया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर तो क्या था, हमारे क्षेत्र के जो लोग वहां गए थे मथुरा, वो तो हमें ले गए, और जो मुख्य चीफ गेस्ट थे उनकी तरफ से ऋषिपाल जी आए हुए थे, कौशिंदर जी नहीं थे उसमें। जी जी। अब इत्तेफाक से मेरे को क्या था कि मैं पहले थोड़ी तैयारी करके जाता था कहीं भी, थोड़ा बहुत मेरे गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ लिख के देते थे जी, टू द पॉइंट सब्जेक्ट पे। तो मैं रियल बता रहा हूं, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वहां ऋषिपाल जी ने भी गाना गाया, ये उनसे पहली मुलाकात, और मैंने भी गाया, मैं बच्चा भी था थोड़ा सा जी। तो लोगों ने मेरा गाना ज्यादा पास कर दिया। मेरे गुरुजी टू द पॉइंट लिखते थे, वही अच्छा जोश भर दिया। वो वहां ऋषिपाल जी से मुलाकात होगी, इन्होंने कहा ये तो अच्छा गाता, मेरे पास आइए। फिर हम उनके पास गए, तब तक केवल ऋषिपाल जी से ही मुलाकात हुई जी। लेकिन हम 2 बच्चे गए थे, एक मेरा साथी था जीत राम, तो उन्होंने कहा ये लड़का तो चल जाएगा जीत राम के लिए, बोले ये नहीं चलेगा। तो मैं वापस आ गया, उस लड़के को रोक लिया, वो लड़के भी तीसरे दिन वापस आ गया जी। फिर मेरे गुरुजी ने कहा कि यहाँ मेहनत कर, जो मुझसे नहीं आता वो हम बताते रहेंगे कहाँ से सीखना है। फिर अगर मैं वैसे गिनवाऊं तो मेरे तो बहुत आदरणीय धर्मपाल जी नौटंकी के बहुत बड़े कलाकार थे, चले गए इस दुनिया से, मेरे क्षेत्र के थे, उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया। बांसवा गांव पड़ता है, पैमा नक्काड़ा बजाते थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। अलग अलग तरीके से मंगत खां कुरैशी बंचारी से थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया जी। मेरी ये हैबिट रही कि जहां से जो अच्छा मिल जाए मैंने ग्रहण कर लिया। अच्छा, आपने आजकल एक चीज नोटिस करते हैं कि पहले जो घड़े पे बजाते थे, आजकल वो दोबारा फिर ट्रेंड आ गया, बीच में जैसे नहीं था, ये नोटिस किया आपने बात? आजकल तो क्या क्या आ गया है। हाँ, मतलब वो पुराना ही ट्रेंड, अब वो बजाने लगे हैं उसको दोबारा। एक बार आपने देखा हो तो बीच में रागनी बहुत कम हो गई थी जी। फिर आपको ध्यान हो तो राजबाला जी का जब दौर चला 2003-4 के आसपास। हाँ, उस समय हम भी अच्छे उसमें थे, फिर रागनी लौट के आई, नहीं तो एक बार बीच में बड़ा डाउन हो गया था। अच्छा, मैंने तो आपकी एक रागनी सुनी थी, उस दिन से मैंने फिर कंसिडर किया कि भाई नरदेव बैनीलावाल कोई सिंगर है। आना तीर आना जो आपकी ये थी ना रागनी, बड़ी मतलब बहुत शानदार गाई आपने, और वो बड़ी चली भी रागनी। उसी से मैंने कंसिडर किया कि भाई मतलब आप भी सिंगर हैं। मैं उससे पहले जानता नहीं था आपको, और मुझे लग रहा वो 10-15 साल पहले ही बात हुई शायद। उसका बता देता हूँ। फिर रागनी का मुख्यतः रागनी का हमारी तरफ मेरे साइड में कोई कवि नहीं था जी। तो मुझे एक व्यक्ति ने जयकरण जी के बारे में बताया, तो मैं और मेरा एक भाई हम गाड़ी लेके दिल्ली गए जी। वहां जाके देखा, मैं समझता था जयकरण जी बहुत, लेकिन वो सिंपल थे जी, बहुत साधारण थे। अब मेरी गाड़ी में बैठ गए, थोड़ा सा उन्हें घूंट मारने का, लेकिन चलो बुढ़ापा था, उन्होंने बहुत कविताएं दी जी, बहुत। अच्छा, लिखने का जो उनका नजरिया था वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद। तुरंत ये उन्होंने लिखी थी ये रागनी? अरे उन्होंने गाई तो ये बहुत लोगों ने, कोई आपने जो आप लोगों ने गाई ना, आधे कलाकार तो आज भी ये कहते हैं जाना तीर जाना जी। लेकिन जयकरण जी को अगर देखो, मेरे पास आज भी उनकी हाथ से लिखा हुआ रखा है, वो कहता है आना तीर आना। मैंने सही बोला ना? हाँ, यहाँ से खींच रहा है तीर को। उस रागनी का भाव ये है, अपने तर्कस से तीर को निकाल करके, रागनी का भाव ये, वो मारा नहीं उसने कि आना तीर आना, और फिर चढ़ा के कह रहा मेरे गुरु दौरे जाना, और जाके ये बतलाना कि तेरे सामने तेरे चेला खड़े। दूसरे कौन थे आपके साथी जो थे वो गा रहे थे आपके साथ? वो या तो सुरेंद्र भाई ने गाया या जीत राम ने गाया। सुरेंद्र ने गाया शायद, पता नहीं, उनको तुमने जानता नहीं। सुरेंद्र ने गाया। अच्छा, उसके वो बड़ा फेमस रागनी रही है, जरा हमारे दर्शकों को सुनाया, उसके कुछ थोड़ा सा अगर सुना सकते हैं तो। वो इस तरीके से है। आना तीर आना रे मेरे गुरु दौरे जाना, अरे जाके ये बतलाना चेले आलिए हो, जाके ये बतलाना चेले आलिए। और बाबा भीष्म गुरु द्रोण ते जाकर के प्रणाम कहिए, चरण छू के उन बूढ़ा ते कहानी तमाम कहिए। हो गए 13 साल मेरे ना दिल में आराम कहिए, और न्यू कहिए हम जिंदे पांचों, मरिया कोई वीर नहीं, जरबानों में नहीं लगा और टूटा कोई तीर नहीं। गर्दन ऊंची ठा लूंगा आज द्रौपदी का चीर नहीं, और घनी बार ना ल्यावे इब वो मेरे सामने आवे,
और मुखड़ा ना दुबकावे जुलम अति ढालिए हो बतलाना आज चेले तेरे आलिए। बहुत शानदार। मैं तो कभी भी मूड होता है तो गाड़ी में सुनता हूँ ये वाली रागनी ना, कभी कभी। आजकल तो इतनी चीजें हैं कि यूट्यूब से आप कोई भी चीज सुन सकते हैं। राकेश भाई पहले काफी रसिया गाए मेरे, अब इस तरीके से गिनाऊं तो बहुत गुरु हो जाएंगे। तो रसिया किस टाइप के गाते थे आप? रसिया वो होलियों के रसिया होते तो क्या है, थोड़ा सा एक बार वो गाते। भाभी मोह दे समझाए यू कुंदा को बीच कहाए। हमारे यहाँ पे ना जो मेरा जाट बेल्ट है जी, तो वहां पे हमारी जो माता बहनें होती है वो कुंदा का बीच गाती हैं। वो आपने ना वो अपना वो है जो हास्य कलाकार अशोक चौटाला, उसका भी सुना होगा, लेकिन उस पर प्रॉपर हमारी तरफ प्रॉपर कुंदा गाते हैं। तो इस तरह के उनके ऊपर कमेंट वगैरह करना ये, या फिर रसिया ब्रज के एक अलग होते हैं। क्या है जरा थोड़ा सा सुनाओ ब्रज का रसिया। हाँ थोड़ा सा पता तो चले कैसे रसिया होते हैं वो। जैसे मैं बचपन में मुझे कोई ज्ञान नहीं था, वो भगवान कृष्ण को, जबकि ये गलत है, मैं अब उस सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत हूँ जी। इकली पा गई आज डगरिया में घेरो या है घेरो, ये इधर की भाषा है, उधर की ब्रज की बहुत अच्छी लगती थी लोगों को, लेकिन ये सिद्धांत के विरुद्ध है बात। पहली रागनी स्टेज पे कौन सी गाई, कुछ ध्यान है आपको? हाँ, मेरे गुरुजी ने ना एक भक्त पूरणमल की रागनी, स्वर्गीय मेरे गुरुजी किशन सिंह बेनीवाल जी, उन्होंने लिख के दी थी वो रागनी, वो गाई सबसे पहले। क्या बोलते हैं? पूरणमल अपने पिताजी से कहता है, अरे क्षमा करो मने पूज्य पिताजी, हुई मेरी नादानी, धोखे से बुलवा करके मौसी ने की बदनामी हो, मौसी ने की बदनामी। ये सबसे पहले रागनी गाई थी। तो एक उन्होंने दी थी, छिप गया मिर्गा माया धारी, राम लखन ने हिम्मत हारी, कैसे युद्ध लड़ूं दुश्मन से, कहाँ गई जन सीता प्यारी। दूसरी ये थी जी। मतलब जब कोई कभी एक नए को आपको एक रागनी बना के देता है और वो जब रागनी हिट होती है उसका इम्पैक्ट अपने आप में अलग होता है। जनरल रागनियाँ तो सब गाते ही हैं। अभी जैसे अब तो बहुत बुरा हाल है। जैसे कि अब देखो एक यूट्यूब आ गया जी, आप आज कोई भी चीज डाल दो, मान लीजिए मैं आपके कैमरे पे कोई नई चीज गा दूं, कल वो यूट्यूब पे आ जाएगी। अगर वो अच्छी है परसों ही लोग उसे कर देंगे और फिर उसकी ऐसी रेड पीटेंगे। आजकल अभी मैं एक कार्यक्रम करके आ रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा जी, क्योंकि फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। तो वहां पे केशव भाई बैठे हुए थे, केशव गोविंदपुर, हाँ गोविंदपुर, वहाँ चल रहा था। तो उन्होंने मुझे कान में बोले, देखो सब विषय तो ये और गा रहे हैं ये। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा गोविंद भाई, और आप इसमें ना विचार करना, मैं गलत नहीं बोल रहा, ना मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ। आजकल कलाकार बहुत हो गए और कलाकारी बहुत कम रह गई। बिल्कुल। अब तो सर 2-3-4 रागनी आप अपनी कॉपी में लिख लो और वो भी कार्यक्रम करते हैं। वो तो बोल तो रहे थे हरे राम बैसला, कह रहे अब तो कॉपी सामने रख लें और अपना गाना स्टार्ट। हमारे टाइम में तो पहले ऐसा नहीं था, 100-150 रागनियां याद करनी पड़ती थी और तब हम लोग गाते थे। अब तो हम भी यही करते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। अब एक और भी बात होगी, अब भगवान की और आप लोगों की कृपा से मान लीजिए महीने में 30 दिन होते हैं, मैं तो अपना बता रहा हूँ जी। तो किसी महीने में 22 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, मिनिमम 15 कार्यक्रम तो करते ही करते हैं, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन तो है ही है। फिर काफी घर की जिम्मेदारियां भी हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अब इतना समय याद करने का मिलता नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब उम्र 43 हो गई, पहला जो कंप्यूटर था ये, अब वो कैचिंग पावर इतनी नहीं, अब ठीक है फैसिलिटी है भी तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। और फिर एक और बात हो गई भाई साहब, मेरे जो अपने श्रोता हैं उनको जहां अपनापन की बात हो जाती है, बोले इस विषय पर सुनाना है, तो फिर क्या करना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर मेरे पर रागनी भी तैयार नहीं है तो ईश्वर का मेरे गुरु लोगों का इतना आशीर्वाद है, मैं उस विषय पर थोड़ी देर में लिख के
जब तक एक दो कलाकार गाते हैं, इतनी एक्सपर्टाइज तो हो ही गई हाँ, केवल। और फिर उन्हें सुनाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, कॉपी से देख के गाना पड़ता है। नहीं सही बात है। अच्छा, अब दर्शक भी ताजा चाहिए और तुरंत चाहिए, कहीं से ला। पुराने सिंगर से उनको इतना आइडिया हो जाता है कि वो लिख लेते हैं, मतलब अक्सर ऐसा है। नहीं, मैं रागनी के मंच के बाद महाशय जी हैं खेम सिंह आर्य जी, शिरवाड़ी गांव से जी, और स्वामी श्रद्धानंद पलवल से ही थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। तो उन लोगों ने, दोनों ने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के एक कार्यक्रम में बोले, गायक तो तू अच्छा है लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ है। तो मैंने उस समय उस बात पर कोई गौर नहीं फरमाया वैसे, लेकिन घर आके जब मैं लेटा, मैंने कहा यार ऐसा क्यों कहा। तो मेरे जो दिमाग ने काम किया कि तू रागनी में रहता है, तेरे साथ लड़कियां रहती हैं, हो सकता है इनके नजर में ये होगा कि ये चरित्रहीन व्यक्ति है। मेरे जो दिमाग ने काम किया जी। अगली मुलाकात में मेरी फिर उनसे होती है, फिर उन्होंने यही कह दिया। मैंने कहा जी कैसे कीचड़ में पड़ा हूं। कुछ बातें ऐसी हैं पवार साहब जी, हम मजबूरी में गाते हैं लेकिन वो सिद्धांत के विरुद्ध हैं। कलाकारों को 5% को पता होगा जी, सिद्धांत के विरुद्ध है। उन लोगों से मेरी नजदीकियां बढ़ती चली गई और फिर उनकी इतनी बड़ी मेहरबानी हुई कि मुझे वैदिक मंच पे, वैदिक मंच का मतलब माफ, श्रद्धानंद तो वो आर्य समाज के वो जी, थे ना। एक श्रद्धानंद जी तो स्वामी दयानंद जी के बाद हुए, एक श्रद्धानंद जी पलवल के हुए, अभी थोड़े दिन पहले वो भी गए। आर्य समाज ही थे मतलब। हाँ, तो वहां से जो ज्ञान मिला, जी, जो लिखने की बात आप कह रहे हो ना, वो ज्ञान मेरा जीवन बदल गया। उससे एक तो मैं निर्भीक और निडर हो गया। मुझे मंच पे पता है कि जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है जी, और जो मैं गलत कह रहा हूं तो वो भी मुझे पता है। जैसे कि जेवर के पास एक गांव है, कई साल हो गए, एक द्रौपदी की और दुशासन की रागनी गा रहे थे। द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे, मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। अच्छी रागनी है। इसमें जो लड़की थी वो वार्ता कर रही थी, तो कुछ कभी कभी प्रसंग से हटके भी वार्ता करनी पड़ जाती है हंसाने के लिए। तो हंसाने के लिए उसमें 5 पतियों का जिक्र हंसाने, वो बता दी थी दर्शकों को, हंसाने के लिए कर रहे हैं। जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो एक व्यक्ति आया और उसने कहा भाई एक बात पूछनी थी। मैंने कहा जी पूछो। कि भैया द्रौपदी के कितने पति थे? तो मैं मुस्कुरा गया, मैं समझ भी गया किसे ज्ञान है। मैंने कहा जी बताओ। बोले आपने ना वहां मंच पे 5 बताए थे। मैं कहा जी वहां तो बताए थे, वो मजाक में। हाँ बोले आपने कहा तो वास्तविक बता दो हमें। तो मैं कहा वास्तविक तो एक ही था जी। तो कौन था? मैंने कहा युधिष्ठिर था। बोले फिर आपने वहां क्यों कहा? मैंने कहा बाबूजी ज्यादातर हमारे समाज के लोगों के माइंड में ये भर दिया है कि उनके 5 पति, जबकि उनका एक ही पति था। अब वैदिक मंच पे जाने के बाद, महर्षि दयानंद सरस्वती के मंच पर जाने के बाद मुझे इन सारी बातों का ज्ञान हुआ जी। इसलिए अब ये है कि मैं जब भी कोई चीज कह रहा हूं मुझे पता है कि असलियत क्या है और नकली क्या है, बेधड़क होकर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, जब ज्ञान। और आज लोग नरदेव को अगर बुलाते हैं, एक चीज और है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, बहुत से वैसे कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन मेरे जो कार्यक्रम होते हैं वो नरदेव को बुक करते हैं, ना कि ये कि भाई फलां लड़की को ना। हाँ बिल्कुल, बात ये है कि आप चाहिए और आप देख लो आपके साथ कौन जमाएगी। नहीं, आपकी रैपो अलग है, आपकी जो सिंगर्स हैं। उस मंच पर जाने के बाद ये मानिए मुझे सब कुछ मिला, बिल्कुल मूल रूप से। दयानंद सरस्वती का तो उनका अलग ही है, वो उन्होंने तो एक ऐसा। मैं तो रेपुटेशन मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं अपने सभी सनातनी भाइयों को और दुनिया को, जबकि वेद का सिद्धांत यह है सबको विद्वान बनाओ, आर्य बनाओ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सबको श्रेष्ठ बनाओ, पूरे विश्व को। ढोंग आडंबर इन सब चीजों से एक निकल हाँ, के। मैं तो अपने सभी रेपुटेशन मीडिया के साथियों से यह कहना चाहूंगा, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है जी, और जो व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेगा वो क्या क्यों किंतु परंतु से बिल्कुल दूर हो जाएगा, सारा सिद्धांत समझ में आ जाएगा, हर विषय पे बोलने में वो सक्षम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं जिसे वो समझ नहीं पाएगा। और उसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उसमें नई चीज निकल। हाँ, ये बात पॉइंट आपने मेरे दिल की बात छीन ली। जितनी बार आप पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ उसमें नया मिलेगा। हाँ, हमारे वेद में जितने भी हमारी जो ग्रंथ हैं,
हम गीता है, भागवत जो भी पढ़ते हैं, उसको जितनी बार पढ़ते हैं उसमें एक ना एक पॉइंट आपको अलग मिलता है, मतलब नया मिलता है। और वो लगता है, मैं कभी कभी इंटरव्यू देखता हूँ अपने भी, तो मुझे लगता है कि यार ये तो बड़ी एक सटीक बात मैंने बोली, मतलब वो अब पुराना। आपने वेद की बात की, हाँ सभी कलाकार और तरीके से शुरुआत करते हैं, और मैं पूछ लेना मेरे साथी कलाकारों से, वेद के मंत्र से अपना गीत प्रारंभ करता हूं। जी, यानी कि अपनी जो शुरुआत मंच पे करता हूं, मैं गायत्री मंत्र से करता हूं। बिल्कुल महामंत्र है वो तो, बिल्कुल गुरु मंत्र है गायत्री। जी। इसलिए है कि उसमें जो कहा गया ना, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तुम हो रहे हो विद्वान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, हे दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। उसमें जो कामना की गई है ईश्वर से, वो बहुत बेस्ट की गई है, बिल्कुल बहुत अच्छी की गई। तो बेनीवाल साहब, बचपन में पारिवारिक, जैसे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, आकस्मिक निधन हो गया था, तो पारिवारिक परिस्थितियां जो है वो फाइनेंशियल कैसी थी, क्या स्थिति थी परिवार की? जब तक पिताजी थे तब तक तो बहुत अच्छी थी, खेतीबाड़ी है। पिताजी के जाने के बाद क्या है कि मेरी 2 सिस्टर हैं जी। मेरी माँ अनपढ़ है बेचारी, हाँ बिल्कुल, वो लेकिन उसने जीवन में बड़ी मेहनत की है जी, बहुत मेहनत की, शादी वादी बहनों की, फिर उनका बात सोचे वगैरह वगैरह। तो उस समय फिर थोड़ा मैं पढ़ता था, प्राइवेट ही पढ़ता था, जी जी, थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैं बहुत जल्दी फिर गाने भी लग गया, गाने लग गए, तो फिर वो चीज़। तो मैं आपको स्पष्ट, आपके दर्शकों को, कि कहते हैं ना जीरो से, यानी कि मैंने गरीबी को भी बहुत नजदीकी से देखा है, और अब 2 रोटी ठीक खा रहे हैं उसे भी बहुत नहीं बिल्कुल, ये तो बढ़िया है। मैंने आपका मेरी माँ ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। जी बिल्कुल, माताएं तो मेहनत करती ही हैं। मैंने आपका संचालन भी ना, लोकमान वर्मा का एक प्रोग्राम था उनके गांव में, अरे अरे वो संचालन मैंने आपका, मैं गाड़ी में ही, मतलब कोई कैसेट चल रही थी 12 साल पहले, हाँ कुरली वाला, जी जी जी, वो कंपटीशन था। तो 10-12 साल पहले मैं गाड़ी में, वो सीडी चलती थी तब, जी जी, उसमें वो मैंने फिर आपका संचालन उसमें सुना, और बड़ा शानदार संचालन। ऋषिपाल जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं, ब्रह्मपाल नागर भी संचालन में ठीक हैं, अच्छा करते हैं वो भी, क्रमपाल भी। संचालन हर आदमी पर अच्छा होता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो संचालन कर पाते हैं। हमसे जो पहली पीढ़ी थी ना, जिन महापुरुषों के आप नाम ले रहे हो, वाकई में उनके पास कला थी, थोड़ी हो ज्यादा, लेकिन कला थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब कलाकार ज्यादा हैं, जब कला ज्यादा थी। अच्छा ये बताइए, आपका फेवरेट सिंगर कौन है रागनी के क्षेत्र में? नहीं, अब तो मैं ना मटका वाली भी सुनता हूँ जी। देखिए मेरे लिए तो सभी आदरणीय है। नहीं भाई साहब, ऐसा है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो चीज है वो अलग होती है, जनरल तो सबके सभी होते हैं। एक मेरी जैसा अपना के मुझे फलाना पसंद है, वो इंडिविजुअल है, उसमें नहीं। मैंने सबसे पहले तो कौशंदर जी को ही, उनकी आवाज जो टोन थी वो बेमिसाल थी, और काफी दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई, और वार्ता में ऋषिपाल जी की पसंद करता था। फिर शुरुआत तो यहीं से हुआ, चस्का जो रागनी का लगा वो यहीं से लगा। इन्हीं दोनों लोगों से इंस्पायर हुए आप। महिलाओं में कौन है आपकी फेवरेट? देखिए उस समय तो सुनीता पांचाल जी अच्छा गाती थी जी, बल्कि मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मंजू शर्मा भी अच्छा गाती, उनसे भी अच्छा गाती थी सुनीता पांचाल। उसके बाद एक दौर आया राजबाला जी का, हालांकि जो हरियाणा वाली जो महिला हैं उनको मैंने नहीं सुना। जी जी, मैं आपको कह दूं कि वो अच्छी थी, मैंने उनको सुना ही नहीं, अभी भी नहीं सुनता। उसके बाद जो दौर आया राजबाला जी का, फिर मेरा राजबाला जी का इतना हो गया कि आपने देखा होगा। बिल्कुल, राजबाला का तो बहुत ज्यादा है। देखो मैं एक बात कहना चाहता, नाम तो सभी का हुआ है, लेकिन मैं खुले मन से कहता हूँ, जो नाम राजबाला का हुआ रागनी में, शायद ही किसी महिला को मिला हो इतना सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल, वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखे। महेंद्रगढ़ की एक घटना बताता हूँ आपको जी। इतना नाम था राजबाला जी का। महेंद्रगढ़ में रात का कार्यक्रम था, कार्यक्रम शुरू हुआ, एक बंदे ने वंदना की, उसके बाद जो राजबाला जी के हस्बैंड थे उन्होंने कहा नरदेव तू सुना एक रागनी। तो मैं खड़ा हो गया, भाई साहब रियल बता रहा हूँ, कम से कम 10,000 की भीड़ होगी, 10,000 बहुत मायने रखता है, इतनी लंबी भीड़ थी। तो मैंने रागनी गाई, 3 महिला कलाकार थी राजबाला जी से अलावा, नाम नहीं लेना चाहता। मैंने पहली को खड़ा किया, लोगों ने हल्ला मचा दिया, मैंने दूसरी को, फिर भी लोगों ने हल्ला मचा दिया, तो मैं समझ ही नहीं पाया। अच्छा मेरी भाषा भी थोड़ी ब्रज की है, उधर प्योर हरियाणवी है, थोड़ा सा 100% समझ में भी नहीं आता था। तो मैंने रोक के पूछा, मैं कि भाई साहब आप कहना क्या चाहते हो?
बोले रमाशे जी या तो तू गा ले, नहीं तो राजबाला ने खड़ी कर दे और किस्से का नहीं सुनना भाई। अच्छा। या फिर दो चश्मी गा दे, ऊपरा तड़ी की गा दे ने। मगर यार दो आदमी हम क्या सारी रात निकाल देंगे? बोले जब तक निकाले ठीक से, ना तो फिर कोई दिक्कत, जय बोल दिए। और यही हुआ जी। तो वो दौर मैंने देखा। नहीं, उनका भी अच्छा है, बहुत शानदार। वो टूम वाली रागनी बड़ी उनकी हिट, अरे बहुत शानदार रही उनकी। एक रागनी गाई थी मैंने और राजबाला जी ने, जोर क्यों जमावे पिया, सभी ने गाई है, लेकिन जब मैंने और उन्होंने गाया जी। एक जगह दो टीम लगी हुई थी, मैं दूसरे का नाम नहीं लेना चाहता जी जी। तो उन्होंने कहा जी हम पहले गाएंगे, और 5 घंटे का कार्यक्रम था, 2.5 घंटे बांट दिए गए, जबकि वो ले गए 3 साढ़े 3 घंटे, तो 1.5 घंटे बचे हमारे लिए। केवल मैं और राजबाला जी 2 ही आदमी थे जी, और उनके पास तो और भी कई कलाकार। तो वहां थोड़ी इज्जत बेइज्जती वाली बात आ गई। तो वहां पे सबसे पहले मैंने और राजबाला जी ने, उनकी और मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी, गढ़ी पट्टी एक गांव पड़ता होडल के पास जी, यहाँ एक शहीद का कार्यक्रम होता है, मैं हर साल जाता हूँ वहाँ। 25 कार्यक्रम हुए हैं, तो उनमें ये मान लीजिए कि 20-21 में मैं गया हूँ जी। तो उन्होंने पहली बार जब राजबाला जी का अप हो रहा था, बोले भाई राजबाला को बुलाना है। मैंने टेलीफोन मिलाया तो राजबाला जी के हस्बैंड ने 6,000 रुपये मांगे। 6,000 रुपये बहुत होते थे। वहाँ जो कमेटी बैठी थी, बोले 6,000 रुपये। मैंने कहा आपके सामने बात की है। तो कुछ लोगों ने कहा 6 ही देंगे, आप राजबाला जी को डन करो। राजबाला जी आई तो मेरे क्षेत्र का प्यार था, लोगों ने उनकी 2 रागनी सुनने के बाद बोले भाई नरदेव और राजबाला की ड्यूट की रागनी आने दो। उनके साथ एक कलाकार थे, नाम नहीं लेना चाहता, वो अनुबंध था जो भी था, उन्होंने कहा कि जी नरदेव नहीं गाएगा, मैं गाऊंगा। सभी लोगों को ये बुरा लगा। बिल्कुल फॉलो होता। पहले कार्यक्रम में राजबाला जी आई थी, मेरे स्वभाव बर्ताव की उन्हें पता नहीं और मुझे उनके पता नहीं, तो उन्होंने रागनी गाई, उस कलाकार ने और राजबाला जी ने। मैं शांत रहा। उसके बाद मुझे ये लगा, मैं अपने आपे को दिखाया, तो मैंने अकेले ने 2 रागनी गाई। और रियलिटी की बात यह है कि उन रागनियों से भी ज्यादा, मैं वैसे जो नहीं अपनी बढ़ाई, उन 2 चश्मी रागनियों से भी ज्यादा रिजल्ट उनका निकला। तो जनता ने कहा कि राजबाला जी एक आपका गाना है, बादल उठियारी सखी, बस वो सुना दीजिए, किस्सा खत्म। जैसे ही वो गाया तो भीड़ ने कहा बंद कर दीजिए, जबकि नहीं होना चाहिए था। राजबाला जी के हस्बैंड ने तुरंत मुझे अपना दूसरा नंबर दिया, बोले छोरे साथ काम करेंगे। बस वहां से उनसे हो गया। तो मैं वो घटना बता रहा था, तब ये हरिश्चंद्र राजबाला वाली रागनी, हरिश्चंद्र तारावती वाली ये गाई। भाई साहब कम से कम 40 से 45 मिनट में एक रागनी खत्म हुई, जबकि हमारे पास 1.5 घंटा था। और उन्होंने जैसे, मतलब रागनी में ना, रागनी गाना अलग चीज है, उसके अंदर घुस जाना। जो क्वेश्चन उन्होंने किए तो मैंने जवाब दिया। फिर भाई साहब मेरा भी ऐसा, सामने वाला कलाकार अच्छा मिल जाए ना, वार्ता करने वाला, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तू फट जा। सही बात। एक जुनून है। फिर मैंने क्वेश्चन किए, उन्होंने इतने 45-50 मिनट, कम से कम 45 मिनट लगी होंगी, और लोगों ने इतना पैसा दिया, इतना प्यार दिया। और बस वो रागनी, फिर ऐसा कोई मंच नहीं था जहां वो ना गवे। क्या बोलते हैं उसके? जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं, हर घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। ये उसके बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार। तो आजकल कौन से एरिया में ज्यादा गा रहे हैं आप? कहाँ ज्यादा? अब तो ईश्वर की कृपा है, उत्तराखंड तक गाया है, मध्य प्रदेश तक गाया है। मैंने और राजबाला ने तो भाई साहब बंगाल में रागनी गाई हमने। हाँ, बंगाल में, वहां पे ना कुछ हरियाणा के लोग, हरियाणा और राजस्थान के कुछ लोग, वो तो हरियाणा के थे, भिवानी के लोग थे। वो बुला लिया भाई साहब, 2 दिन अच्छा कंपटीशन हो, बड़े गजब का। मैं गया था उसमें, अमित भाई ने कहा, भाई वो छम्मा को ले जा रहे थे हम, अमित ने मुझे कहा, अमित अच्छा भाई है अपना, दोस्त है, बोले यार मैं भी चलूंगा, चल। जबकि उनकी ट्रेन की टिकट कराई गए, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा। गौतम भाटी, निशा भाटी में राजबाला जी, एक अपने सतपाल नादल जी अपने साथ ही थे, वो हंसराज जी संगीत पे गए थे, बहुत अच्छा लगा। तो आजकल किस कवि की रागनी ज्यादा गाते हैं? अब तो हम सभी की गाते हैं, सभी की। ज्यादा मैटर मैंने जयकरण जी का ज्यादा गाया है। हरे राम जी की भी गा रहे हैं आजकल, तो खूब गा रहे हैं। उनकी रागनी को तो सारे कलाकारों ने इतना घसीटा है कि वो एक रागनी है उनकी, वो
मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खा ले। ऐसा कौन कलाकार है जो उससे बच रहा हो? सबने गाई। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैंने तो एक संदेश तो यही दिया था, मेरी बात पर बहुत गौर से विचार करें, और मेरा निवेदन ये, सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ें। रेपुटेशन मीडिया को आप कोई सुझाव दें जिससे भाई साहब अच्छा कर सकें। मेरे लिए आप कोई सुझाव दें कि मैं समाज के लिए, अपने दर्शकों के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं। और मानवता जिसे कहते हैं, हमारे विद्वानों ने कहा गया है, मानवता परमो धर्म। जिसने मानवता को जान लिया वो महान हो गया। अच्छे हम कार्य करें, समाज की सेवा करें, समाज में अच्छा गाएं। क्योंकि पहले मैंने भी रसिया वगैरह गाए थे, अब कुछ नहीं गाता। जीजा साली देवर भाभी सब छोड़ दिया, केवल सामाजिक रागनी, तो जैसे धार्मिक रागनी, देशभक्ति रागनी, मैच्योरिटी आती है, समझ आती है, तो हाँ, अपग्रेडेशन होती रहती है। और जब तो बच्चे ही थे, अब फादर भी नहीं थे, कोई बताने वाला भी नहीं था। सही बात है। हाँ, दिशा जैसे जैसे मिलती है फिर वैसी चीजें होती हैं। तो बेनीवाल साहब, आपने अपने जीवन की बात हमारे दर्शकों और जो आपके चाहने वाले हैं उनको बताई, अपना पूरा जीवन सफर, रागनी के क्षेत्र की तमाम बातें साझा की। तो आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। कुमार साहब, आधा सब मिनट और ले रहा हूँ जी। कहीं कोई सामाजिक बात हो, कोई और बात हो, हम अपने समाज को क्या अच्छा दे सकते हैं, उसके लिए आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सामाजिक कोई कार्य हो, उसमें मैं सहभागी आपका बन पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जी। क्यों? क्योंकि मैं गायक के अलावा, बाबूजी बैठे हैं, स्वराज बाबूजी, ये भी मेरा सौभाग्य है, वो भी मेरे पिता ही हैं। जी जी जी। हम जैसे गौशालाओं के कार्यक्रम होते हैं जी, हमारे यहाँ 3 ही चीज थी, पाठशाला यानी कि विद्यालय जी, धर्मशाला, अब तो होटल हो गए, पहले धर्मशालाएं होती थी जी, और गौशाला। गौशाला। मैं इन तीनों के लिए जो हमसे बन पड़े वो करने के लिए तैयार। आज भी मैं कम से कम 100 से ज्यादा गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी, नहीं तो बहुत महान और नेक कार्य है। और मैं गुरुकुल को ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ जी। सत्यार्थ प्रकाश के लिए मैंने सभी को बता ही दिया। मेरे निवेदन पर एक बार जरूर पढ़ें, और मैं तो आपसे भी आज आपको भेंट ही कर देता हूँ। जी जी, बिल्कुल। मैं सत्यार्थ प्रकाश निःशुल्क, मैंने आजीवन ताजिंदगी के लिए व्रत ले रखा है जी जी, कि चाहे जितना, अगर 1 करोड़ लोग ये कहें कि हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो मेरा वचन है कि मैं उनको फ्री दूंगा। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा काम है और ये बड़ा अच्छा नेक विचार है। ऐसे नेक विचार होने चाहिए जिससे समाज को एक दिशा मिले, और जो नई जनरेशन है हमारी, क्योंकि हजारों वर्ष हमारे देश में अलग अलग संस्कृति और अलग अलग लोग आए, क्योंकि आक्रांता आए, तो पूरी जो संस्कृति है उसका ना बड़ा विनाश हुआ। देखो उसकी देन आप पीछे देखो। जी जी जी, इसमें कुछ चित्र तो ऐसे हैं कि जो कॉमन सभी को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिसमें नरदेव बेनीवाल लिखा हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे कि ये एक दिमाग से देखिए, किसान रतन सम्मान, नरदेव बेनीवाल लोक गायक। उस समय टू द पॉइंट बातें सभी अच्छा लिखते हैं। जी जी, टू द पॉइंट बात, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। टू द पॉइंट बातें लिखी, कोई अनर्गल नहीं। और फिर सारी खापों ने मिल करके ये सम्मान मुझे भी दिया, और मेरी साथी गायक मनोज चौधरी उनको भी दिया। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा है, आप बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, और अच्छे कार्य में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। तो बेनीवाल साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही जन कल्याण और समाज कल्याण और रागनी जगत और जो सांस्कृतिक जो हमारे देश की धरोहर है, इन सब तमाम बातों पर ऐसे ही कार्य करते रहें, जिससे एक समाज को एक नई दिशा मिले। कोई बात नहीं पवार साहब, दूसरी मुलाकात शायद आज हुई है, पहली स्टूडियो में हुई थी, दूसरी आज हुई है। आपको भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और मिलते ही रहेंगे। बिल्कुल साहब, फिर भी मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? नहीं साहब, बिल्कुल आप हमारे, ये सौभाग्य। ठीक है दर्शकों, आप सभी को नमस्ते। चलिए, तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। नमस्कार।